लेकिन अगर हम कह दें कि मेरे पास x रुपए है, तो अगर आप 10 लोग हैं तो 10 लोगों में 10 डिफरेंट प्रकार का उत्तर आएगा। कि हम कह दें कि मेरे पास x रुपए है, तो आप बता नहीं सकते कि कितना रुपया है, कंफर्म आप नहीं रहेंगे कि x रुपए माने कितना। कोई 20 बता सकता है, कोई 50, लेकिन अगर हम कह दें कि मेरे पास 10 रुपए है तो कंफर्म हो गया। तो चर किसे कहते हैं? वह राशि जो हर स्थिति में बदल जाए उसे हम चर कहेंगे। और अचर किसे कहेंगे? वह राशि जो हर स्थिति में न बदले, फिक्स हो। अर्थात अगर हम चर की बात करें तो गिनती की सभी संख्याएं अचर कहलाती हैं, जबकि ABCD XYZ सॉरी इन सब संख्याओं को हम चर कहते हैं। तो चर क्या होता है, अचर क्या होता है? ऐसी राशि जो हर मान के लिए बदल जाए उसे हम चर कहते हैं। और अचर किसे कहेंगे? ऐसी राशि जो हर मान के लिए न बदले उसे हम अचर कहते हैं। यानी चर किसे कहेंगे? जो बदलता हो। अचर किसे कहेंगे? जो नहीं बदलता हो। माने अगर 10 रुपए कहें तो 10 रुपए अचर है, अगर हम कहें x रुपए तो x रुपए चर है। तो ये तो हुआ चर और अचर। लिख भी दे रहे हैं, चर किसे कहते हैं? जो हर स्थिति में बदल जाए, न जो हर मान के लिए बदल जाए उसे हम चर कहते हैं। चर मतलब होता ही है चलने वाला, अर्थात जो हर मान के लिए, जो हर वैल्यू के लिए, हर मान के लिए बदल जाए, के लिए बदल जाए, बदल जाए उसे हम क्या कहते हैं? चर कहते हैं। अब चर में क्या क्या आ सकता है? चर के अंतर्गत x, y, z, a, b ये सब राशियां क्या है? चर राशियां हैं। दूसरी बात, यहाँ अचर शब्द का प्रयोग होगा, तो अचर भी आप समझ लीजिए कि अचर किसे कहते हैं? ऐसी राशि जो फिक्स हो, अर्थात जो बदले नहीं, जो एकदम निश्चित हो। तो निश्चित राशियों को हम क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। निश्चित राशियों को, निश्चित राशियों को हम, निश्चित राशियों को अचर कहते हैं। जैसे 100 हो गया, 20 हो गया, 10 हो गया, ये सब कैसी राशियां हैं? निश्चित राशियां हैं। अब दो चर क्या हैं? रैखिक किसे कहेंगे? रैखिक का मतलब होता है जिसकी घात 1 हो। जब जिस चर की घात 1 हो, जब चर की घात 1 हो तो उसे हम रैखिक कहते हैं। जब चर की जिस चर या चर, जब यहाँ जिस की जगह जब कर दीजिए, जब चर की घात 1 हो तो उसे हम रैखिक कहते हैं। और यहाँ जो हमको चैप्टर पढ़ना है उसका नाम है दो। दो मतलब कितने चर होंगे? 2 चर। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। अब आप इसका मतलब समझिए। यहाँ 2 चर, ये 2 चर किसको दिखा रहा है? यानी जो समीकरण होगा वो 2 चर होंगे। यानी इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है? ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ये है द्विघात समीकरण का, रैखिक समीकरण का मानक समीकरण। तो यहाँ देखिए x और y, यहाँ x और y कितने चर हो गए? 2 चर। पहला कॉन्सेप्ट 2 चर। रैखिक का मतलब इनकी घातें कितनी होंगी? 1 1। x की घात भी 1 है, y की घात भी। समीकरण किसे कहेंगे? जब बराबर का निशान लग जाए तो उसे हम समीकरण यानी इक्वेशन कहते हैं। ये अंग्रेजी से बना है इक्वेशन। इक्वेशन का अर्थ होता है इक्वल। इक्वल का मतलब बराबर। इक्वेशन शब्द लैटिन भाषा का शब्द है जो इक्वल प्लस एसन से मिलकर बना है। इक्वल प्लस एसन अर्थात जहां बराबर का निशान लगा हो उसी को हम कहते हैं क्या? इक्वेशन। समीकरण में और बहुपद में यही अंतर है। समीकरण के बराबर में कुछ होता है, बहुपद में बराबर का निशान नहीं होता है। ये तो हुआ 2 चरों के रैखिक समीकरण से संबंधित परिभाषाएं। 2 यानी 2 चर होंगे, रैखिक यानी घात 1 1 होगी, समीकरण यानी बराबर का निशान होगा।
जो अब चर किसे कहेंगे, जो हर मान के लिए बदल जाए उसे हम चर कहते हैं। जैसे हम कहें x रुपए मेरे जेब में है, आप जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं कोई बता नहीं सकता फिक्स कि मेरे पास कितना रुपया है। लेकिन अगर हम कह दें, यानी इसी को हम कहते हैं चर, लेकिन अगर हम कह दें कि मेरे पास 10 रुपए है या 200 रुपए है, तो आप 100% बता सकते हैं कि मेरे पास कितना है। ये कंफर्म हो गया। तो कंफर्म निश्चित राशियों को हम अचर कहते हैं। रैखिक किसे कहते हैं, जब किसी चर की घात 1 हो तो उसे हम रैखिक कहते हैं। ये था इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ परिभाषाएं। दूसरी बात, यहाँ रिलेटेड और भी कुछ चीजें हैं जिसको आपको समझ लेना है अभी। देखिए, जब भी एक समीकरण दिया हो और दो चर दिए हो, जैसे x + y = 9 दिया है, तो देखिए यहाँ कितने चर हैं बच्चों, यहाँ 2 चर हैं। एक चर है x और एक चर है कौन, y, और ये अचर है। ये 2 चर हैं और 2 चर, ये समीकरण कितना है, 1। और अगर किसी समीकरण में 2 चर मौजूद हों और एक ही समीकरण हो तो ऐसी स्थिति में x और y का मान आप ज्ञात नहीं कर सकते, इसका अनंत मान हो सकता है। अनंत कहने का अर्थ क्या है यहाँ, कि x के स्थान पे आप 1 रखेंगे तो यहाँ y के स्थान पे 8 हो जाएगा। x के स्थान पे आप 2 रखेंगे तो y के स्थान पे 7, 7 2 9, 8 1 9। आप जीवन भर करते रहिए बच्चों। यहाँ 10 रख दीजिए, यहाँ -1 कर दीजिए, यहाँ -10 कर दीजिए, यहाँ अब 19 कर दीजिए, तो 19 में से -10 जाएगा, 9 आ जाएगा। आप जीवन भर कुछ भी वैल्यू पुट करते रहिए, मान आता रहेगा, अर्थात इसका अपरिमित रूप से अनंत हल होगा। और अनंत हल किस समीकरण का होता है, समपाती। ये आपको सेकेंड वीडियो में देखने को मिल जाएगा, हम डिटेल में बता देंगे। ये पहला वीडियो है, इसका दूसरा वीडियो जब आएगा तो आप इन चीज़ों को एकदम डिटेल में समझ लेंगे, ठीक है। तो आप वहाँ समझिएगा। अब हम ये समझना चालू करते हैं कि 2 चर अगर दिया है तो उन 2 चरों के 2 समीकरण दिए गए हों तो उसको ग्राफ के सहायता से किस प्रकार हम हल कर सकते हैं। चलिए हम एक उदाहरण लेते हैं और उस उदाहरण की सहायता से आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार हम 2 चरों वाले 2 रैखिक समीकरणों को हल करके ग्राफ विधि से उसका उत्तर निकालेंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं आगे। चलिए अब हम उदाहरण लेके समझते हैं, तब आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बीच में लाइट कट गई थी बच्चों, इसलिए वीडियो थोड़ा रोकना पड़ा। चलिए अब ध्यान से समझिए। हम लेते हैं एक एग्जाम्पल। देखिए एग्जाम्पल क्या है, x + 3y = 6, ये समीकरण 1 मान लीजिए, और दूसरा मान लीजिए 2x - 3y = 12। अब देखिए हम आज सीखेंगे इस वीडियो में ग्राफ विधि के द्वारा किस प्रकार हम समीकरणों को हल करते हैं। अभी आगे हम लोग देखेंगे कि 2 चरों वाले रैखिक समीकरण को, इसमें देखिए 1 चर 2 चर, इसमें भी 1 चर 2 चर, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण को हम 3 विधियों से हल करना सीखेंगे आगे वाले वीडियो में। आने वाले वीडियोज में विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और बीजगुणनखंड विधि। लेकिन यहाँ आज हम पहले पढ़ रहे हैं, तो पहले आप एक कॉन्सेप्ट, धारणा कहाँ से आई, किस प्रकार हमने इसको निकाला है, इसको हम समझेंगे। पहले हम ग्राफ विधि से समझते हैं। तो ग्राफ विधि से समझने का तरीका क्या होता है, देखिए इसको एक आप ग्राफ बनाइए। ग्राफ बनाने के लिए एक इसमें क्या ले लीजिए, मान, यहाँ ऐसे ये 2 वैल्यू यहाँ x और y का मान एज्यूम करना है आपको। यहाँ x रख लीजिए और यहाँ y। x और y के वैल्यू आप पुट करते रहिए, x y का मान आता रहेगा। इस वाले समीकरण के लिए भी आप अपने मन से पुट करेंगे और मान आता रहेगा। अब आपको ये समझना है कि हम किस मान को लें और किसको न लें, x और यहाँ y। ध्यान से समझिए, हम ऐसा सोचेंगे x का मान अपने मन से हम रखेंगे और y का मान आता जाएगा अपने मन से। अभी देखिए, लेकिन आप अपने मन से रखेंगे तो आप कुछ भी रख सकते हैं, आपकी इच्छा।
लेकिन आपको हमेशा ऐसा मान रखना है जिसको रखने पे आप आसानी से समीकरण को हल कर सकें। जैसे अगर हम x की जगह पे 0 रख दें बच्चों, यदि x बराबर हम क्या रख दें 0 रखने पर, तो x के जगह पे 0 रखने पर यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 3y बराबर 6। तो 3 गुना 6 यानी y का मान आ जाएगा 2। जब हम x की जगह पे रखेंगे बच्चों 0 तो y के स्थान पे आ जाएगा 2। अब यहाँ अगर आप x की जगह पे 1 रखेंगे तो 1 उस तरफ जाएगा प्लस है, उस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा। 6 में से 1 घटा देंगे तो 5, और 5 जो है वो 3 से नहीं कटेगा। तो आपको सोचना है कौन सा वैल्यू रखें। अब यहाँ मान लीजिए आपने रख दिया, यहाँ 2 रख दिया, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा और 3 से 4 नहीं कटेगा। अब यहाँ आप 3 रख लीजिए, तो 3 6 में से 3 जाएगा। जैसे ही आप यहाँ 3 रखेंगे तो x बराबर 3 रखने पर मान आ जाएगा रखने पर। अब जब x की जगह पे 3 रखेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा और प्लस 3y और बराबर में 6। अब 3y बराबर 6 में से 3 घटाएंगे तो 3, यहाँ कटेगा, y बराबर आ जाएगा 1। अब आगे, अब यहाँ y का मान 1 आ जाएगा। इधर बगल में देख लीजिए, यही बगल में अगर हम x बराबर बच्चों 3 की बजाय 4 रख दें तो 4 रखेंगे यहाँ, तो 6 में से 4 घटाएंगे तो 6 में से 4 घटाने पे बच्चों कितना आ जाएगा 2, और 2 3 से कटेगा नहीं, तो 2 यहाँ 4 नहीं रख सकते, यहाँ 5 भी नहीं रख सकते, यहाँ हम 6 रख सकते हैं x की जगह पे 6। तो x बराबर 6 रखने पर, और जैसे ही आप यहाँ x के स्थान पर 6 रखेंगे तो यहाँ 6 रखने पर 6 प्लस 3y बराबर है 6। तो 6 में से 6 घटाएंगे 0, 3y बराबर हो जाएगा कितना, 3y बराबर 0, y का मान आ जाएगा 0, यानी y के स्थान पे 0। यहाँ हम -3 रख सकते हैं x की जगह पे। तो जैसे -3 रखेंगे x बराबर क्या रखने पर, -3 रखने पर, और जैसे ही आप -3 रखेंगे बच्चों तो यहाँ -3 और प्लस 3y और बराबर 6 ये है, और -3 उस तरफ जाएगा तो +3, तो 3y बराबर 6 और माइनस उस तरफ गया तो +6, 6 और 3 9, 3 त्रिका 9, y बराबर आ जाएगा 3। ये मान आ गया पहले समीकरण के लिए यहाँ 3। अब इसी प्रकार आप इस वाले समीकरण को हल कर लीजिए, सेकंड वाले को। और सेकंड वाले को हल करने के लिए x का मान आप ऐसा रखिए बच्चों जिसको रखने पर y आसानी से कट जाए। जैसे ही आप यहाँ x की जगह 0 रखेंगे वैसे ही यहाँ 2 0 0 हो जाएगा, 2 गुणे 0 -3y बराबर 12। तो यहाँ 0 -3y बराबर 12, तो 3 चौके 12, y बराबर आ जाएगा -4। तो जैसे ही आप x के स्थान पे 0 रखेंगे y का मान आ जाएगा -4। अगला वैल्यू आप सोच लीजिए, देखिए यहाँ अगला मान आप सोच लीजिए x बराबर आप क्या रख दीजिए, x के स्थान पे यहाँ अगर 2 रख लेंगे तो 2 दूना 4, और 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 आएगा, कटेगा नहीं, तो यहाँ 3 रख दीजिए x बराबर 3 रखने पर। अब जैसे ही आप 3 रखेंगे तो 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 2 गुणे 3 -3y बराबर 12। अब यहाँ 2 तिहाई 6 -3y बराबर कितना 12, 12 में से 6 घटाएंगे, 6 उस तरफ जाएगा तो माइनस, तो -3y बराबर 12 - 6 6, 3 दूना 6, y बराबर -2, ये आ गया। अगर y के स्थान पे आपने x के स्थान पे 3 रखा तो y के स्थान पे -2 आ गया। आगे x बराबर वैसा रखिए जो कट जाए, जैसे आसान हो समीकरण को हल करना। यहाँ 4 रखेंगे, 4 दूना 8, 12 में से 8 जाएगा 4 जो कि 3 से नहीं कटेगा। यहाँ 5 रखेंगे, 5 दूना 10, 12 में से 10 जाएगा, कितना आएगा 12 में से 10 2 जो कि 3 से नहीं कटेगा। यहाँ 6 रखेंगे, तो जैसे ही आप यहाँ 6 रखेंगे तो x बराबर 6 रखने पर
और जैसे ही बच्चों आप 6 रखेंगे, ध्यान से देखिए, ये 6 रखने पे 6 दूना कितना, 6 दूना 12 हो जाएगा, -3y बराबर 12। 12 में से 12 घटाएंगे तो 0, -3y बराबर 0, तो y का मान आ जाएगा 0। यानी जैसे ही आपने रखा यहाँ 6, यहाँ आ गया 0। अब यहाँ आप क्या कर सकते हैं, यहाँ आप 8 9 रख सकते हैं, 9 दूना 18, y बराबर क्या रखने पर, x बराबर 9 रखने पर। अब आप सोच रहे होंगे आप कैसे रख रहे हैं, देखिए आसान है बिल्कुल। आप ऐसा मान रखिए बच्चों यहाँ, जिसको उस तरफ ले जाने पर 3 से वह कट जाए। जैसे हमने यहाँ क्या रख लिया, 9, 9 का गुणा 2 में करेंगे 18। अब जब 12 में से 18 घटाएंगे तो 6 आएगा, जो कि 3 से कट जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 2 गुणे 9 -3y बराबर 12। तो यहाँ 9 दूना 18, -3y बराबर 12 -18, तो -3y बराबर -6, माइनस से माइनस कटेगा, 3 दूना 6, y बराबर आ जाएगा 2। ये मान आ गया y का। जैसे ही आपने 9 रखा, यहाँ y का मान आ गया कितना, 2। ये तो तरीका हुआ बच्चों, दो समीकरणों को आपने किस किस तरीके से पुट करके रखा है, निकाल लिया है। अब हम इन्हीं मानों का उपयोग करके ग्राफ खींचेंगे और ग्राफ में देखेंगे कि पहला वाला समीकरण का ग्राफ और दूसरे वाले समीकरण का ग्राफ किन स्थानों पर दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं। अगर कट कर दिए तो समझ जाइएगा कि समीकरण का एक हल होगा और दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। अगर कट नहीं किए तो हो सकता है दोनों रेखाएं क्या हो, समांतर हो। और अगर कट नहीं किए, दोनों रेखाएं एक ही आ गई, तो ऐसी स्थिति में दोनों रेखाएं क्या होंगी, समपाती होंगी। चलिए हम बनाते हैं, फिर देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम इसका ग्राफ बनाते हैं बच्चों, तब आपको क्लियर होगा। अब इस ग्राफ को बहुत ध्यान से आपको समझना है। चलिए, ग्राफ बनाने के लिए आपको थोड़ा बहुत अक्षों का ज्ञान होना चाहिए। निर्देशांक अक्षों को जब हम निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे, कक्षा 9 में आप अगर जहां भी पढ़े होंगे, अच्छे से आपको बताया गया होगा, कोई भी टीचर पढ़ा होगा, सब बेस्ट पढ़ाते हैं। आपको अच्छे से बताए होंगे कि जो निर्देशांक होते हैं उनमें 4 अक्ष होते हैं। यही हम देख के बता दे रहे हैं आपको। यही देखिए, ये है, मान लीजिए कोई ये अक्ष है, ये इसको बच्चों कहा जाता है मूल बिंदु। इस स्थान को हम मूल बिंदु कहते हैं और ये 0,0 होता है मूल बिंदु, और इसका मान होता है 0,0। इस अक्ष को कहते हैं एक्स पॉजिटिव, और इस एक्स पॉजिटिव को हम लोग कहते हैं एक्स अक्ष धनात्मक। मूल बिंदु से दाहिने तरफ एक्स अक्ष धनात्मक होता है और मूल बिंदु के बाएं तरफ एक्स अक्ष क्या होता है, ऋणात्मक होता है। और मूल बिंदु के ऊपर की तरफ वाई अक्ष धनात्मक होता है और मूल बिंदु के नीचे की तरफ वाई अक्ष ऋणात्मक होता है। एक्स अक्ष को हम लोग कहते हैं भुज, एक्स अक्ष को हम लोग भुज कहते हैं, और वाई अक्ष को हम लोग कोटि कहते हैं, कोटि। अंग्रेजी में भुज को कहा जाता है एब्सिसा, ABCISSA, एब्सिसा, और इसको कहा जाता है ऑर्डिनेट। ये माने एक्स अक्ष को भुज, वाई अक्ष को कोटि। ये वाले चतुर्थांश में इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट कहा जाता है, प्रथम चतुर्थांश। इसको द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं,
इसको तृतीय चतुर्थांश कहते हैं और इसको चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। चतुर्थ चतुर्थांश ये है। इसको प्रथम, इसको द्वितीय, इसको तृतीय, इसको चतुर्थ। और अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम लिखते हैं एक्स अक्ष यानी भुज को। पहले हम लिखते हैं किसको? भुज को। तो पहले हम भुज को लिखेंगे और बाद में कोटि को, यानी पहले हम x का मान लिखते हैं, बाद में y का मान। अब यहाँ देखिए x, इस वाले में अगर इसकी बात करें तो यहाँ x अक्ष भी धनात्मक है, y अक्ष भी, यानी दोनों मान क्या होंगे? धनात्मक। इसीलिए पहले चतुर्थांश में सभी मान धनात्मक। दूसरे वाले में पहले x को लिखा जाता है, यहाँ लिख दिए हैं पहले x को। x दूसरे में ऋणात्मक है और y धनात्मक है, तो ऋण और प्लस, माइनस प्लस। तीसरे चतुर्थांश में x भी ऋणात्मक है, y भी ऋणात्मक है, यानी दोनों मान क्या हो जाएंगे? ऋणात्मक। और चौथे वाले चतुर्थांश में देखिए x प्लस है और y माइनस है। ये हुआ चतुर्थांश का खेल। चतुर्थांश के विषय में अब आपको हमने बता दिया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इस ग्राफ को बनाना सीखते हैं। चलिए, अब ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम यहां से लिखना चालू करते हैं, बनाना चालू करते हैं। देखिए, ग्राफ बनाने के लिए ग्राफी विधि से दो चरों के रैखिक समीकरण को हल करने के लिए आपको एक ग्राफ पेपर मिलेगा। उस ग्राफ पेपर से आप इसको अच्छे से बना सकते हैं। देखिए, पहले हम क्या करेंगे? पहले हम ये देखेंगे कि y का x का धनात्मक मान अधिकतम कितना है। देखिए, इस वाले में पहले वाले लाइन के लिए, पहले ग्राफ के लिए, पहले हम पहले ग्राफ को देखेंगे, फिर हम लोग सेकेंड ग्राफ को देखेंगे। पहले ग्राफ के लिए हम लाइन बनाना सीखते हैं। पहले ग्राफ में x का मान सबसे ज्यादा 6 है, तो यानी 6 है, वो भी धनात्मक है। तो यानी कितने मान? 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा। मूल बिंदु से कितनी रेखाएं? 6। और ऋण में कितनी है बच्चों? -3, यानी 1 2 3, ये -3 हो जाएगा। x के लिए हमने लिख लिया, यहाँ अधिकतम मान 6 है धनात्मक दिशा में, और ऋणात्मक दिशा में अधिकतम मान -3 है। ठीक, माने आप पहले क्या किए, ध्यान से समझ लीजिए। हमने पहले क्या कर दिया? हमने देखा कि पहले वाले डिब्बे में सबसे ज्यादा कौन है, तो पहले वाले डिब्बे में सबसे ज्यादा 6 है। तो और क्या धनात्मक है कि ऋणात्मक? धनात्मक है। तो इस तरफ 1 2 3 4 5 6 बना दिए। अब पहले वाले डिब्बे में x अक्ष में ऋण सबसे ज्यादा कितना है, तो ऋण सबसे ज्यादा 3 है, तो 1 2 3। ये ग्राफ हम अपने आप से बना रहे हैं, अपने पेन से। क्यों? ये हो सकता है एकदम कंप्लीट, एकदम सेफ आए, हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर हो। क्यों? क्योंकि देखिए, फित्ते से आप नापेंगे तब क्लियर आएगा, क्योंकि ग्राफ पेपर पे आपको बनाना है। ठीक, अब दूसरी बात, अब हम x को देख लिए, अब हम y को देखेंगे। y का सबसे ज्यादा मान 3 है और धनात्मक में है, तो यानी 1 2 3, ये मान हो गया धनात्मक के लिए। अब क्या करेंगे? अब मान लिखना चालू करेंगे। देखिए, x अक्ष पे 0 और y अक्ष पे 2, x अक्ष पे 0 और y अक्ष पे 2, ये बिंदु है, पहला बिंदु मिल गया। दूसरा, x अक्ष पे 3, यानी 1 2 3, x अक्ष पे 3 और y अक्ष पर 1, ये y अक्ष पे 1 है। इन दोनों बिंदुओं को क्या करिए आप? मिला दीजिए। ये वाला बिंदु जो आप अभी लिखे थे, ये वाला 0,2 था, और ये वाला बिंदु जो अभी आया है, ये x अक्ष पे 3 है और y अक्ष पे बच्चों है कितना? 1, तो 3,1। अब फिर अगला बिंदु x अक्ष पे 6, 1 2 3 4 5 6, x अक्ष पे 6 और y अक्ष पे 0, y अक्ष पे 0 यही है, तो 6,0 यही हो जाएगा। x अक्ष पे -3, x अक्ष पे -3, यानी यहाँ
-3 और ये वाला बिंदु है 6,0। एक्स अक्ष पे कितना, एक्स अक्ष पे आ गया कितना -3 और वाई अक्ष पे +3, ये वाला बिंदु। अब इसको आप डॉट 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 करके मिला लीजिए। ये कौन सा बिंदु हुआ, -3,3। अब अगर हम क्या करें, आपको अगर पता हो तो दो बिंदुओं से होकर के एक रेखा खींची जा सकती है। किसी भी रेखा को खींचने के लिए कम से कम 2 बिंदु होने चाहिए। तो यहां से देखिए, ये वाला बिंदु, ये वाला बिंदु, ये वाला बिंदु, ये वाला बिंदु, ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु आपस में क्या होना चाहिए, टच करना चाहिए। तो आप इन बिंदुओं को क्या करिए, जो जो दिया गया है 3,3, 0,2, 3,1, 6,0, ये चारों के चारों मान, ये इसको मान लीजिए A है, ये वाला बिंदु B है, ये वाला C है और इसको मान लीजिए ये D है। तो ये चारों ABCD को आप मिला दीजिए। तो जब आप चारों को मिलाएंगे ABC और D को, देखिए इस तरफ से कुछ ग्राफ बनेगा, ये बन जाएगा। ये आपका मान आ गया ABCD। ये पहली रेखा आपने खींच दिया ग्राफ 1 का उपयोग करके। अब दूसरी बात क्या करेंगे, अब दूसरे वाले ग्राफ में, अब ये फर्स्ट ग्राफ के लिए रेखा हो गया। अब सेकेंड वाले ग्राफ के लिए 0, -4, 0 यानी x अक्ष पे 0 और y अक्ष पे -4। पहले आप सबसे ज्यादा x अक्ष पे 9 तक गया है, तो x अक्ष पे 9 तक गया है तो इसको और बढ़ा दीजिए, यानी ये 6 था, ये 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 9। x अक्ष पर अधिकतम 9 है और y अक्ष पर अधिकतम माइनस में कितना है, 4। 1, 2, 3, 4, माइनस में ये 4 हो गया और -2 और प्लस में कितना है, अधिकतम 2 तक। ये अब बनाना चालू करिए। देखिए x अक्ष पे 0, y अक्ष पे -4, ये वाला -4, ये वाला बिंदु आप मान लीजिए 0, -4। इस बिंदु को आप मान लीजिए P। ये बिंदु है 0, -4। अगला 3, -2 यानी x अक्ष पर 3 + 3, ये 2, 3, 3 और -2 यानी 3 और -2, 1, 2, यहां वाला बिंदु। ये 3, -2 के लिए है और ये वाले को बिंदु को मान लीजिए Q, ये Q है। अगला 6, 0 यानी x अक्ष पे 6 और y अक्ष पे 0, यही ये वाला बिंदु हो जाएगा PQR। और R को आप क्या करिए, R को मान लीजिए बच्चों 6, 0 और अगला बिंदु क्या है, अगला बिंदु है 9, 2, x अक्ष पे 9 और y अक्ष पे +2, ये वाला बिंदु आएगा यहाँ, ये इस तरीके ये x अक्ष पे कितना 9 खाना और y अक्ष पे 2 खाना। आपने बना दिया x अक्ष पे 9 खाना और y अक्ष पे 2 खाना। अब ये 1, 2 यहाँ है, ये गलत हो गया था। x अक्ष पे कितना 1 है और ये 2 है। x अक्ष पे बच्चों कितना है, x अक्ष पे 9 और y अक्ष पे 2 यानी 1, 2। अब ये वाले बिंदु को मान लीजिए PQR, इसको मान दीजिए S और ये हो जाएगा 9, 2। ये अब अगर हम इन सभी बिंदुओं को मिला दें तो जो ग्राफ बनेगा ये बन जाएगा। PQR और S को मिला दीजिए तो PQR और S, ये मिल गया। ये रेखा दूसरे ग्राफ के लिए हो गया। और देखिए अगर ध्यान से तो दोनों रेखाएं कहाँ कट कर रही हैं, 6, 0, 6, 0। इसका मतलब इन दोनों रेखाओं का एक हल है कौन, 6, 0। इसके अलावा कोई भी मान संभव नहीं है। दोनों में कॉमन है कौन, 6, 0 और दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। ये है किसी भी समीकरण का ग्राफ खींच करके आसानी से हल निकाल लेना। ठीक है, ग्राफ विधि द्वारा समीकरण को हल करना। ये कंप्लीट हुआ। हम 4-5 प्रश्न कर लेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि ग्राफ विधि के द्वारा कैसे समीकरणों को हल किया जाता है।
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट ग्राफ वाला खींच लेते हैं, तो आपको 2-4 प्रश्न जब करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। चलिए उतार लीजिए। चलिए हम लोग एनसीईआरटी का एक प्रश्न करते हैं, प्रश्नावली 3A का दूसरा प्रश्न। पहला प्रश्न अभी आपको थोड़ा भाषा समझाएंगे, तब बताएंगे कि 7 वर्ष पूर्व का मतलब क्या है, 7 वर्ष बाद का मतलब क्या है, तब आपको अच्छे से समझाएंगे। पहले आप ये देख लीजिए कि 2 किग्रा सेब, मान लीजिए 1 किग्रा सेब का मूल्य x रुपए है। यहाँ से दूसरा क्वेश्चन है, 1 किग्रा सेब का मूल्य, 1 किग्रा सेब का मूल्य मान लो क्या, सेब का मूल्य x रुपए, x रुपए। और 1 किग्रा अंगूर का मूल्य, अंगूर का मूल्य y रुपए, y रुपए। ये हमने मान लिया। प्रश्न में कह रहा है कि 2 किग्रा सेब और 1 किग्रा अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 था, यानी शर्तानुसार, शर्त में जो कह रहा है उसको हम फॉलो करेंगे। शर्तानुसार, शर्त में कह रहा है किसी दिन 2 किग्रा यानी 2x प्लस 1 किग्रा अंगूर y का मूल्य था 160 रुपए। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। ये प्रथम शर्त में दिया है। फिर दूसरा शर्त कह रहा है 1 महीने बाद 4 किग्रा सेब और 2 किग्रा अंगूर। 1 महीने बाद 4 किग्रा, 4x प्लस 4 किग्रा सेब और 2 किग्रा अंगूर, 2y। क्योंकि आपने x सेब का मूल्य माना है x और अंगूर का मूल्य माना है y, तो 4 का x में 4x और y में 2y, और कितने रुपए का है, 300 रुपए का। ये है, ये समीकरण 2 है। आप इसको विलोपन या प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं, लेकिन प्रश्न में ये भी दिया है इसको बीजगणित में व्यक्त कीजिए। तो ये हो गया बीजगणितीय निरूपण। अगला इसी में कह रहा है इसको बीजगणित में, बीजगणित स्थिति में लिखिए और ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ये हो गया बीजगणित में लिखना। हमने लिख दिया कि ये 2x माने 2 किग्रा सेब, 1 किग्रा अंगूर का मूल्य 160, 4 किग्रा सेब और 2 किग्रा अंगूर का मूल्य 300 रुपए, ये दिया है प्रश्न में। ये तो हो गया बीजगणितीय निरूपण। अब हम इसको ग्राफ में ज्यामितीय निरूपण कैसे करेंगे इसको समझिए। यहाँ हम मान लेंगे x और यहाँ मान लेंगे y। एक जगह आप मान लीजिए x और एक जगह मान लीजिए y। ये x है और ये y है। जैसे हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं बस उसी तरीके से आप समझिए, बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, बस आराम से आप समझते जाइए। देखिए यहाँ भी x और y मान लीजिए। देखिए अपने मन से x का मान कुछ भी आप सोच सकते हैं, लेकिन आप प्रयास किया करिए कि ऐसा मान सोचें जिसको रखने पे आपको दिक्कत ना हो, आसानी से कट जाए। जैसे यहाँ बच्चों, यहाँ हम x का मान अगर मान लें 0 तो y का मान आ जाएगा 160, यानी आसानी से हल हो जाएगा। यहाँ x बराबर 0 रखेंगे तो ये पूरा कंप्लीट 0 हो जाएगा, y का मान आ जाएगा 160। अगर हम यहाँ रख दें बच्चों 40, तो 40 दूना 80 और 80 आ जाएगा इसका मान। तो x की जगह पे अगर हम 40 रख दें तो y का मान, यानी 40 दूना 80, 160 में से 80 घटाएंगे तो आ जाएगा कितना, 80, 80 80 160। रख के देख लीजिए 40 गुणे 2, 40 दूना 80 और 160 में से 80 घटा देंगे तो 80। अगला पहले आप इसको हल कर लीजिए, देखिए कौन ऐसा मान होगा जो मिल जाएगा। यहाँ 2 का जैसे ही गुणा करेंगे 4x 2y, 2y से 2y कटेगा,
2 दूना 4x और प्लस 2y, 4x प्लस 2y, 2 दूना 4, 2x 2y, ये पूरा कट जा रहा है। ये दोनों समीकरण ही बच्चों समांतर हैं, ये और ये बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर हैं, इसका कोई हल संभव नहीं है। कैसे नहीं है? देखिए, इसको अगर आप देखेंगे तो 2/4 यानी 1/2, 1/2 160/300, ये a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी रेखाएं समांतर हैं, अर्थात यह असंगत है, इसका कोई हल नहीं है। रख के आप कुछ भी देख लीजिए। अब यहाँ 40 के स्थान पर आप ऐसा मान रख दीजिए, 60 रख लीजिए। 60 दूना 120 और 120, 160 में से 120 घटाएंगे तो 40। यहाँ 60 के स्थान पे यहाँ 90 रख दीजिए या 50 रख दीजिए, तो 50 दूना 100 और यहाँ 100 रखते ही 50 दूना 100, 160 में से 100 घटाएंगे तो 60। और वैल्यू सोच लीजिए, जैसे आपको दिक्कत ना हो, और मान सोच लीजिए। इसका हल आएगा ही नहीं, इसमें कोई भी टर्म कॉमन होगा ही नहीं, कर लीजिए। और यहाँ 50 के स्थान पे आप 60 रख दीजिए, 70 दूना 140, 140 में 60 घटाएंगे 160 तो 120, यहाँ 80 रख देंगे तो यहाँ आ जाएगा कितना 0। यहाँ 90 रख देंगे तो यहाँ आ जाएगा 90 दूना 180 माइनस 20, ये आ गया। ये तो हो गया फर्स्ट वाले के लिए ग्राफ। सेकेंड वाले के लिए देख लीजिए, यहाँ बना देते हैं ये बड़ा सा, ये यहाँ x रख लीजिए, यहाँ y। ये देखिए, x की जगह आप रखिए कुछ भी, 0 रख दीजिए। जैसे 0 रखेंगे कंप्लीट 0, और 2y बराबर 300 तो y बराबर हो जाएगा 150। यहाँ 0 की जगह आप क्या रख लीजिए 50, 5 चौके 50 चौका 200, और जब 300 में से 200 घटाएंगे तो 100 आएगा, और जब 100 में 2 का भाग देंगे यानी यहाँ 50 रख लीजिए, x की जगह पे 50। और जैसे ही 50 रखेंगे तो 5 चौके 20, 200 प्लस 2y और बराबर 300। 300 में से 200 घटाएंगे तो 100, और 100 में 2 का भाग दे देंगे तो 50। यहाँ आप 60 रख लीजिए, तो जैसे ही 60, 6 चौक 24, 240 हो जाएगा, और 240 300 में से घटाएंगे तो 60 आ जाएगा, और 60 में 2 का भाग देंगे तो 30 आ जाएगा। यहाँ आप 70 रख दीजिए, तो 7 चौक 28, 280, 70 चौका 280, और 280 300 में से 280 घटाएंगे तो 20, और 20 में 2 का भाग देंगे। यहाँ 70 रखने पे 20 में 2 का भाग देंगे तो 10 आ जाएगा। यहाँ 80 रख दीजिए, तो 8 चौक 32, 320, और 320 यहाँ 80 रखने पे बच्चों, या आप 40 ही रख लीजिए। जो मान यहाँ रखे हैं, 0 रखा है आपने, 60 रखा है, 50 रखा है, 40 भी रखा है, तो 40 भी यहाँ रख दीजिए। 40 तो 40, 4 चौक 16, 160, और 300 में से जब 160 घटाएंगे तो 140, 140 का आधा 70। यहाँ 40 के बाद आपने क्या रखा है 80 रखा है, तो 8 चौक 32, 320, और जब 300 में से 320 घटाएंगे तो माइनस, यानी 80 रखने पे यहाँ -20 आएगा, और -20 का मतलब -10, 2 का भाग देने पर। 90 रख लीजिए, तो 90 रखेंगे तो 9 चौक 36, 360, और 300 में से 360 घटाएंगे तो -60, और -60 में 2 का भाग देंगे तो -30, ये आ जाएगा। अब अगर आप देखिए तो 0 के लिए यहाँ 160 है, और 0 के लिए यहाँ 150 है। ये वाला मान और ये वाला मान आपस में नहीं मिल रहा है। 40 रखने पे यहाँ 80 आया, और यहाँ 40 रखने पे 70 आया, यानी ये 10-10 का अंतर चल रहा है। यहाँ 60 रखने पे 40 आया, यहाँ 60 रखने पे 30 आया, यानी दोनों में अगर आप ध्यान से देखिए तो 10 का अंतर आ रहा है। यहाँ 50 रखने पे 60 आया, यहाँ 50 रखने पे 50 आया, यानी ये भी बराबर नहीं है। यहाँ 70 रखने पे 20 आया, यहाँ 70 रखने पे 10 आया,
ये भी बराबर नहीं है। यहाँ 80 रखने पे 0 आया, यहाँ 80 रखने पे -10 आया, ये भी बराबर नहीं है। यहाँ 90 रखने पे 20 आया, यहाँ 90 रखने पे 30 आया, ये भी बराबर नहीं है। अर्थात इस समीकरण का जो ग्राफ बनेगा वो एक भी स्थान पर टच नहीं करेगा, अर्थात जो ग्राफ होगा वो पैरेलल होगा। अब बना के हम ग्राफ देख लेते हैं, तब आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए यहाँ बनाइए, ये जो ग्राफ बन रहा है ये डायरेक्ट रखिए। अब यहाँ ग्राफ में आप 10-10 का अंतर लीजिए, ये 10 है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। 100 के बाद x में सबसे ज्यादा मान कितना है? 90 तक, तो यानी 90 तक आपने मान लिया है, ये 100 है। y में सबसे ज्यादा मान 160, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। यहाँ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 160 है। बस ये सबसे अधिक मान है। हमने क्या किया, x का अधिकतम मान कितना है? x का अधिकतम मान 90 है, तो 90 तक खींच दिया क्योंकि पॉजिटिव है। y का अधिकतम मान 160 है, 160 हमने बना दिया क्योंकि पॉजिटिव है। यानी अब देखिए, x का ऋणात्मक मान कोई भी नहीं है, y का ऋणात्मक मान है -20 तक, तो -10 -20। ये अब आप लिखना चालू करिए पहले के लिए, 0, 160, ये 0 है और ये 160 है, तो ये वाला हो गया 0, 160, ए बिंदु है, ए है। आगे 40, 80 दूसरा बिंदु है, x अक्ष पे 40, 10, 20, 30, 40 और इस पे 80, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 40, 80, ये है बिंदु 40, 80 और इसको हम लोग मानते हैं बी बिंदु। आगे 60, 40, 60 देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60 और फिर 60, 40, 60, 40, तो 10, 20, 30, 40, 60, 40 का मतलब ये वाला बिंदु, ये इसको हम मान लेंगे सी। 60, 40 ये सी बिंदु है। 50, 60 एक्स अक्ष पे 50, 10, 20, 30, 40, 50 और वाई अक्ष पे 60, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये डी बिंदु है। 50, 60 ये डी बिंदु है। इसके बाद 70, 20 एक्स अक्ष पे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 20, 10, 20 ये है, ये बिंदु है, ये 70, 20 वाला है। फिर अगला है 80, 0, 70 है ये, 80 और ये 0, 80, 0 और अब आ जाएगा अगला 90, -20, 90 और -20 यानी यहाँ ये 90 है और ये -20 है, ये वाला 90, -20। अब इन सभी बिंदुओं को आप क्या करिए, मिला दीजिए, तो मिलाने से जो बनेगा वो हो जाएगा पहला ग्राफ। यानी इन बिंदुओं को आप मिला दीजिए इस तरीके से। ये अब देखिए ठीक से आपको ग्राफ दिख नहीं पाएगा, क्यों? क्योंकि ये आपके जो पॉइंट हैं अच्छे से बना नहीं पाए आप। अब अगला उसके लिए देखिए 0, 150 यानी 0 यही, 150 का मतलब 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ ये बिंदु हो गया 0, 150। 50, 50 यानी 10, 20, 30, 40, 50 यहाँ 50, 10, 20, 30, 40, 50 यहाँ 50, तो 50, 50 यानी ये वाला बिंदु। यहाँ ज़्यादा दिक्कत हो गया क्योंकि ये दोनों रेखाएं पैरेलल हैं और पैरेलल रेखाएं ये इस तरीके का ग्राफ बनेगा, ये बनेगा, ये दोनों रेखाएं आपस में क्या होंगी, पैरेलल, और समांतर रेखाओं का कोई भी हल नहीं होता। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम
दो समीकरणों को ज्यामितीय निरूपण विधि द्वारा हल करते हैं। ये उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग देखना चालू करते हैं, या कहिए तो इसी को बड़ा करके बना दें। चलिए ठीक है, अगले प्रश्न में हम लोग और अच्छे से समझ लेंगे। ग्राफ को आप बड़ा बनाएंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, इन बिंदुओं को आपको अच्छे से करने में भी आसानी होगी। ठीक, उतार लीजिए, तब हम देखते हैं अगला। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं, और थर्ड क्वेश्चन से आपको बेहतर समझ में आएगा क्योंकि इसमें छोटे छोटे मान लिए गए हैं। इसको हम समझाने का आपको अच्छे से प्रयास करते हैं, किस प्रकार ज्यामितीय निरूपण आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 ये है, दिख रहा है ना, ऊपर हो गया नीचे, अब दिखा, ठीक है, ज्यादा कोने में है, इस तरफ। अब 3 नंबर यहाँ लिखते हैं। कह रहा है 2 रेल की पटरियों का समीकरण x + 2y बराबर दिया है 4। ये है अगला, ये समीकरण 1 है और दूसरा समीकरण है 2x + 4y बराबर है 12। ये समीकरण 2 है। देखिए इसका भी कोई हल नहीं होगा, क्यों? ये भी एक दूसरे को काटेगा नहीं। देखिए अगर हम यहाँ 2 का गुणा कर दें तो ये 2 2 क्या 2, 2 दूना 4, और ये वाला आपस में बराबर नहीं होगा। ये कंडीशन हो जाता है, इसको कहा जाता है A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये रेखाएं कहलाती हैं समांतर रेखाएं, और इसका कोई हल नहीं होता। तो समांतर रेखा अभी बनेगा जब हम इसको हल करेंगे तब। तो चलिए इसको हल करते हैं और सॉल्यूशन ज्यामितीय निरूपण के द्वारा इसको समझते हैं कि किस प्रकार इसका समांतर रेखा बनेगा। चलिए इतना आपको समझ में आ जाएगा, जैसे आप भूल गए, एग्जामिनर वहाँ परीक्षा में हाल में बैठे हैं और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप डायरेक्ट ट्रिक लगाइए कि इसका A1 माने इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक 2 है, तो हो जाएगा x का गुणांक यहाँ 1 है, x का गुणांक किस वाले में 2 है, यहाँ y का गुणांक 2 है, यहाँ y का गुणांक 4 है, यहाँ z अचर पद 4 है, यहाँ अचर पद 12 है। कटाइए तो 2 दूना 4 यानी 1/2 ये भी, 1/2 ये भी, और 4 तिहाई 12, 1/3। ये दोनों बराबर हैं लेकिन ये बराबर नहीं, और ऐसा कंडीशन तब होता है A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये कंडीशन तब होता है जब रेखाएं क्या होती हैं, समांतर। इसका दूसरा वीडियो जब हम बनाएंगे तो वहां आपको बिल्कुल डिटेल में बता दिया जाएगा, आप ध्यान से दूसरे वीडियो को पढ़िएगा तो वहां क्लियर हो जाएगा। चलिए इसको हम समझते हैं, यानी हमको इस ट्रिक से पता चल गया कि ये दोनों रेखाएं जो बनेगी इस ग्राफ के द्वारा वो समांतर होगा। चलिए हम डायरेक्ट ट्रिक रख के देख लेते हैं। ऐसा मान रखिए इन दोनों में जो क्या हो, जो आसानी से आप हल कर सकें। इस वाले के लिए ग्राफ बना दीजिए ऐसे, ये, और इसके लिए भी एक बना लीजिए यहाँ। आप कुछ भी मान सोचिए, आप रख दीजिए यहाँ सोच करके, और यहाँ भी कुछ सोचिए और रख लीजिए x y। लेकिन आपको ऐसा मान सोचना है जो आपको आसानी से समीकरण को हल करा दे, यानी समीकरण में बटे वाला मान ना आए, नहीं तो बटे आने पर आपको गुणा भाग करना पड़ेगा। चलिए इस चीज को समझिए। ये यहाँ दिया है x के स्थान पे 0 रख दीजिए, तो 2y बराबर 4, तो y बराबर 2, 2 दूना 4। यहाँ 1 रखेंगे तो 1 रखने पे 4 में से 1 जाएगा। अगर x की जगह पे 1 रखेंगे तो 1 उस तरफ जाएगा तो 4 में से घटेगा, और 4 में से जब 1 घटाएंगे तो 3, और 2 का भाग 3 में नहीं जाएगा, यहाँ 2 रख लीजिए। जब x की जगह पे 2 रखेंगे तो 4 में से 2 घटाएंगे 2, और 2 में 2 का भाग देंगे तो 1। यहाँ 4 रख लीजिए, 3 नहीं रखेंगे, 3 रखने पे गड़बड़ हो जाएगा। 4 रखेंगे तो 4 यहाँ हो जाएगा, और 4 यहाँ है, 4 में से 4 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। अब 4 के अलावा आप यहाँ -2 रख दीजिए। जब -2 रखेंगे तो -2 इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा, और 4 में 2 जोड़ेंगे तो 4 और 2 6,
और 6 में जब 2 का भाग देंगे तो 3। यहाँ -2 की जगह -4 रख दीजिए, तो -4 ये माइनस में है, इस तरफ आएगा तो प्लस। 4 और 4 8, -8 हो जाएगा। 4 और 4 8, 8 में 2 का भाग देंगे तो 4। ये तो हो गया पहले वाले के लिए। दूसरे वाले के लिए भी ऐसे सोचना है। यहाँ आप 0 रख दीजिए x की जगह पे। जैसे ही आप यहाँ 0 रखेंगे x की जगह पे 0, तो 4y बराबर 12 हो जाएगा, तो 4 तिहाई 12, यहाँ 3 आ जाएगा। दूसरा मान आपने 2 रखा है, तो यहाँ भी 2 रख दीजिए, तो 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 12 में से 4 घटाएंगे 8, जब 8 में 4 का भाग देंगे तो 2 आ जाएगा। अब यहाँ 4 रख लीजिए, तो 4 दूना 8, 12 में से 8 घटाएंगे तो 4, और 4 में 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा। जब यहाँ 4 रखेंगे तो 4 दूना 8, 12 में से 8 घटाएंगे 4, और 4 में 4 का भाग देंगे तो 1। यहाँ रख लीजिए 4 की जगह पे यहाँ -2, तो जब -2 रखेंगे बच्चों तो 2 दूना 4, -4 जब उस तरफ जाएगा तो 12 और प्लस 4 16, और 16 में जब 4 का भाग देंगे तो 4 आ जाएगा। यहाँ -4 रख लीजिए x की जगह पे। जैसे ही यहाँ -4 रखेंगे तो 4 दूना 8, -8 उस तरफ जाएगा, 12 8 20, और 20 में जब 4 का भाग देंगे तो 4 पंचे 20, ये आ जाएगा 5। ये है। अब इन दोनों को, ये ग्राफ नंबर 1 है, ये रेखा नंबर 1 बना लीजिए, इसको रेखा नंबर 2। अब इसको ध्यान से आप समझिएगा, ये वाला आसानी से हम बता दे रहे हैं, एक बड़ा ग्राफ बना करके, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये इसमें आपको खूब अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ तक दिख रहा है, पहले फ्रेम में देख लीजिए। हाँ, नीचे मान नहीं दिख रहा है कहीं, यहाँ तक दिख रहा होगा, ये ठीक है, यहाँ तक दिख रहा है। चलिए पहले आप इस वाले ग्राफ को देखिए, उसको अभी हम कुछ नहीं करेंगे। पहले इसमें x का मान ज्यादा से ज्यादा प्लस की तरफ 4 है, तो यानी 1 2 3 4। x का मान माइनस में सबसे ज्यादा 4 है, 1 2 3 4 ना, -1 -2 -3 -4, ये हो गया ऊपर y के लिए। अब आ जाइए, y का सबसे ज्यादा मान 4 है धनात्मक में, 1 2 3 4। ऋणात्मक y का मान यहाँ पहले वाले ग्राफ में नहीं है। तो अब क्या करिए, 0,2, ये 0 है और ये 2 है, ये 0,2 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0,2, ये है। अगला 2,1, x अक्ष पर 2 और y अक्ष पर 1, ये यही वाला 0,2 है। अच्छा 0,2 है बच्चों, पहला वाला मान है 0,2, ये एक खाना है। 0,2 x पे 0 और y पे 2, ये वाला 0,2 होगा। इस बिंदु को मान लीजिए a। 2,1 x अक्ष पे 2, y पर 1, ये वाला बिंदु यहाँ लाई करेगा। देखिए इसको यहाँ खींचेंगे, इसको यहाँ, तो ये आ जाएगा 2,1। इसको बिंदु भी मान लीजिए। यहाँ 4,0 x पर 4 ये है और 0 यही है, तो ये हो जाएगा C बिंदु। 4,0 -2,3 x अक्ष पर -2 और y अक्ष पर +3, ये वाला बिंदु, ये यहाँ ऐसे आएगा डॉट 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 करके, ये और ये बन जाएगा बच्चों। यहाँ हटा दीजिए, ऐसे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये है कौन सा बिंदु, -2,3। अगला बिंदु कौन सा है, -4,4, ये -4 है, और ये 1 2 3 4, ये -4,4 है, ऐसे यहाँ। और ये वाला, ये बिंदु जो है ये -4,4 है, यानी इस मान को हम लोग क्या कह देंगे, -4,4। अब इन सभी बिंदुओं को आप मिला दीजिए। ये C बिंदु था, A B C, इसको मान लीजिए D और इसको मान लीजिए E। इन पांचों बिंदुओं को आप क्या करिए, मिलाइए। ये देखिए अब हमारे पास है नहीं तो ये एकदम सीधी रेखा में आप मिला दीजिए इन पांचों बिंदुओं को। ये एक ग्राफ बन गया।
ये पहले के लिए हो गया। अब हम लोग दूसरे के लिए ऐसे बनाते हैं 0,3, एक्स अक्ष के लिए 0। अब हम डॉट करते हैं हरे वाले से, एक्स के लिए 0 है और वाई के लिए 3 है, ये है 3, ये 0,3 है, इसको मान लीजिए पी बिंदु, क्योंकि आपने ABCD मान लिया है। फिर 2,2, एक्स के लिए भी 2 और वाई के लिए भी 2, ये वाला बिंदु हो जाएगा यहाँ से, ये यानी यहाँ से ये जो मान आएगा 2,2, इसको हम लोग मान लेंगे क्यू बिंदु। ये पी बिंदु हो गया, क्यू बिंदु हो गया। फिर 4,1, 4 एक्स अक्ष पे 4 है और वाई अक्ष पे 1 है, ये वाला पी क्यू आर 4,1। अगला बिंदु है -2,4, यानी -2 ये वाला बिंदु और 4 ये वाला बिंदु, यहाँ से पी क्यू आर ये एस मान लीजिए, -2,4 ये है। अगला -4,5, एक्स अक्ष पे 5 है, वाई अक्ष पे -4, तो एक्स अक्ष पे -4, तो -4 यानी ये वाला बिंदु और वाई अक्ष पर 5 यानी यहाँ कहीं, तो ये जाएगा इस तरीके से, ये तो ये वाला बिंदु हो जाएगा PQRST, यहाँ हो जाएगा -4,5 ये। अब इन सभी बिंदुओं को फिर से मिला दीजिए, तो देखिए T को मिलाना है, S को मिलाना है, PQ को मिलाना है, R को मिलाना है। जब ये मिलाएंगे तो इस तरीके से ये बनेगा, ये। और अब ध्यान से अगर देखिए तो ये ब्लैक कलर की लाइन और ये वाली लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। यही इसका ग्राफ होगा। क्योंकि हमारे पास फिता नहीं है इसलिए ठीक से एकदम सीधी लाइन नहीं बन पाई। अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों रेखाएं क्या हैं, पैरेलल हैं। इसका मतलब पैरेलल रेखाओं का कोई हल संभव नहीं है। या तो रेखाएं एक दूसरे को काटें या तो एक रेखा दूसरे रेखा के ऊपर गुजर जाए, तभी ऐसा कंडीशन बनता है, नहीं तो ये कंडीशन बनेगा ही नहीं। इसका मतलब इस रेखा का कोई भी हल संभव नहीं है। ये हुआ आपके प्रश्न का उत्तर और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए, जिससे और भी बच्चों को लाभ मिल सके। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।